हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। तो आज हम इको में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। चैप्टर का नाम है फीचर्स, पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर में हम सारी डिस्कशन एग्रीकल्चर पे करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक इसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है हमारी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर की। तो सबसे पहले लिखा है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अगर मैं पहली हेडिंग लिखूं और उसी को समझने की कोशिश करूं तो अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बेटा हम सब जानते हैं जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टोटल प्रोडक्ट में जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है उसमें एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। बताओ, क्या एग्रीकल्चर मेजर पोर्शन देता होगा हमारे देश की जीडीपी को या नहीं? जितनी भी हमारे देश में प्रोडक्शन होती है उसमें मोर देन 50% प्रोडक्शन किसके थ्रू आती है? एग्रीकल्चर। और ये सब पॉसिबल हो पाया ड्यू टू 5-year प्लान्स। जब 5-year प्लान्स नहीं लगे थे तो जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 17% हम एग्रीकल्चर से ले पा रहे थे, और अब मोर देन 50% है। एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया। इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। इट रेंजेस फ्रॉम 17.2% टू 51% ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्लानिंग। कह रहे प्लानिंग पीरियड में ये 17% से 51% तक इंक्रीज हो चुका है। यानी कि आज की डेट में जीडीपी का 51% हमारा कहां से आता है? एग्रीकल्चर से। क्लियर हो गई बात? नंबर 2, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। बेटा ध्यान से समझेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है? सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। बेटा वेज गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसिटी है, लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, जो हमें फूड ग्रेन चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो उन्हें हम वेज गुड बोलते हैं। तो वेज गुड सप्लाई कौन करता है हमें? एग्रीकल्चर। सारे के सारे वेज गुड्स जो नेसेसिटीज है वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं। देखो क्या लिखते हैं, वेज गुड्स आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेज गुड्स टू मोर देन 121 करोड़ पीपल इन इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ से ज्यादा है और उन सबको एग्रीकल्चर ही वेज गुड्स अवेलेबल कराता है। बेटा ये 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ये लास्ट सेंसस के हिसाब से, अभी तो हम सब जानते हैं 135 के आसपास है। 135 करोड़ की करंट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, बट ये लास्ट सेंसस के हिसाब से कह रहे हैं मोर देन 121 करोड़ लोगों को फूड कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि सप्लाई करता है हम सबको वेज गुड्स। नंबर 3, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बेटा ध्यान से समझेंगे, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की काफी पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट की सोर्स एग्रीकल्चर है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, कितने % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी? 70.7%। काफी क्लोज था, बट एग्जैक्ट क्या है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ऑलमोस्ट 72.7% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। यानी कि उस टाइम पे भी काफी सारे लोगों को जॉब देती थी एग्रीकल्चर, और आज भी लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर में ही एंगेज हैं। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Over 50% of the working population in India is engaged in agriculture sector. अब भी 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज हैं। Hence, agriculture is the principal source of subsistence for the people of India. इसीलिए इंडिया में रहने वालों के लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस मतलब सर्वाइवल की प्रिंसिपल सोर्स क्या मानी जाती है? एग्रीकल्चर। इज इट ओके? आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई ऑफ, ध्यान से समझेंगे बेटा, इसका मतलब क्या है कि काफी सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनके
उनको रॉ मटेरियल कौन देता है? एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें टेक्सटाइल मिल्स यानी कि जो कपड़ा बनाती हैं, उनको कॉटन कहां से मिलती है? एग्रीकल्चर। शुगर मिल्स, शुगर केन कहां से मिलते हैं? एग्रीकल्चर। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑयल सीड्स खेतों में उगते हैं। तो हमारी काफी सारी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल सप्लाई करता कौन है? एग्रीकल्चर। समझ आ गई बात? तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। एग्रीकल्चर सप्लाइज मटीरियल, सॉरी, एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड शुगर केन फॉर शुगर मिल्स। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी कि फॉरेन ट्रेड जो हम करते हैं, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? एग्रीकल्चर। यानी कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें कि इंडिया से हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल आता है। हमारे देश से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एग्रीकल्चर से ग्रो करके और एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक जूट, हमारे यहाँ टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, स्पाइसेस। स्पाइसेस में तो हम एक्सपर्ट हैं। आप सब जानते हैं फॉरेन कंट्री में स्पाइसेस को तो लोग प्रेफर ही नहीं करते, और हमारे यहाँ बिना स्पाइसेस के कुछ नहीं बनता। तो हम काफी सारी चीजों में एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर हमें देता है। क्लियर हो गई बात? और हम ये भी जानते हैं कि टी कॉफी की जो बात है, हमारा पूरा एक स्टेट है जो सिर्फ इसी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कौन से स्टेट में होती है? आसाम में। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड। कह रहे एग्रीकल्चर जो है एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यू नट्स, टोबैको, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा। इंडिया इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करता है। इज इट ओके? समझ आ गई सबको सब सारी बात? अब इधर एक बार आगे पॉइंट जाने से पहले, अच्छा इसकी एक लाइन यार आगे भी लिखी है, वो पढ़ लो। दिस हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। हम ये सब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में क्या जनरेट होता है? फॉरेन एक्सचेंज। यस बेटा, इधर देखेंगे सब बच्चे। हमने ये 5 पॉइंट अभी पढ़े हैं, याद नहीं करे, बट इनका इंटरनल मैटर मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। हेडिंग तो अभी कराई दूंगा आपको। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 17.50 सुनेंगे प्लीज, आप मेमोराइज करें वरना पजल करेंगे। क्या टॉपिक क्या चल रहा है कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी को क्या है? सबसे पहला कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जब प्लानिंग शुरू हुई थी तब से लेके आज तक हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है 17.2% से 51% तक इंक्रीज हो गया है। यानी कि देश का जो जीडीपी प्रोडक्शन है उसमें 51% कौन देता है? एग्रीकल्चर। कितना इंपॉर्टेंट है? मोर देन 50% हम एग्रीकल्चर से खाना खा रहे हैं। आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, जो हमारी असेंशियल कॉमोडिटीज है लाइक व्हीट, राइस, ये सब हमें कौन देता है? एग्रीकल्चर। वेज गुड्स मींस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आज भी एग्रीकल्चर मानी जाती है, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर हमने पढ़ा काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, जैसे कि शुगर मिल्स के लिए शुगर केन, टेक्सटाइल मिल के लिए कॉटन, और सीड्स इंडस्ट्री के लिए ऑयल सीड्स। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं हम एग्रीकल्चर गुड्स का, जैसे कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? टी, कॉफी, टबैको, कैश्यू नट्स और स्पाइसेस एक्सेट्रा। इससे हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूट नहीं करता, इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब समझ रहे हैं कि हम इसके थ्रू बिजनेस कर सकते हैं विद इन इंडिया ऑल्सो, और आप देखते हैं काफी सारे लोग इसी पे सरवाइव कर रहे हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर आज बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता है। देखो क्या लिखते हैं, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज
डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के लिए भी एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन इंडिया ह्यूज एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट नीडेड बाय बिलियन ऑफ पीपल इन द कंट्री। कह रहे आज की डेट में काफी सारे लोग, बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस क्यों कहा, क्योंकि सभी लोग अपना ज्यादातर खर्चा किस पे करते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स पे करते हैं। हम खाना खाने में सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं अपना, और उन्होंने भी ये लिखा कि आज की डेट में काफी एक्सपेंडिचर हो रहा है किससे, ऑन बाइंग अ फार्म प्रोडक्ट। हम सब खाना खाते हैं और वो सब एग्रीकल्चर से मिलता है, तो वो डोमेस्टिक ट्रेड को भी प्रमोट करता है। ठीक है बेटा, आगे अगर आप देखें, मैंने इसमें लिखा है कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया, आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे अगला पॉइंट है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बेटा हम सब जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का मैक्सिमम बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू आता है। क्यों, एक जगह खेती हो रही है, वहां पे कोई क्रॉप ग्रो करी और उसको जो एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, वो कौन यूज करती है, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मेन बिजनेस, मेन सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर। तो आप वहां पे लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, वेल्थ ऑफ द नेशन। बताओ क्या एग्रीकल्चर को आप देश की वेल्थ मानते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव without agriculture, without food, and food is basically generated from agriculture sector. Next, source of demand for industrial goods. Source of demand for industrial goods, ध्यान से समझना। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, जो चीजें इंडस्ट्री में यूज हो रही है, इंडस्ट्री में मशीनें लगती है। क्या मशीनों की डिमांड आएगी अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, सोचना। किसी इंडस्ट्री में मशीन लग रही है, मशीन क्यों लगाई जाती है इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन किससे होती है, अगर रॉ मटेरियल ना हो यानी कि एग्रीकल्चर ना हो, क्या उन मशीनों की डिमांड आएगी क्या। इन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरों की डिमांड, उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड का रीजन भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ही है। क्लियर हो गई बात। तो आप इसमें से कोई भी 6 या 7 पॉइंट याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डेवलपमेंट में ऐसी बात बोल रहा हूं क्योंकि डेवलपमेंट में अभी तक हमारे को केस स्टडी का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फायदे हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो हमें कोई भी 6-7 पॉइंट याद करने, बहुत इजी पॉइंट्स हैं। यस, अभी अभी याद करेंगे इसे हम SCQ। ठीक है, 3 S है, 3 C है। इधर देखेंगे तरीके से याद करेंगे इसे। जो 3 S है उसमें 2 तो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, और तीसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, याद करते हैं, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सी, कंट्रीब्यूशन, तीनों, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। 2 ट्रेड है, ठीक है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत इजी हेडिंग है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर। जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसके क्या क्या फीचर्स है। ये बेटा अब मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इधर समझेंगे बेटा, पहली हेडिंग लिखी है लो प्रोडक्टिविटी। आप सबको अगर याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। यस, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो प्रोडक्शन था। वहां पे हेडिंग थी लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ध्यान से सुनेंगे, हेडिंग चेंज क्यों हुई। वो जो थी वो था इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी टोटल प्रोडक्शन और पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन दोनों कम थी। बट अगर हम आज की बात करें, क्या टोटल प्रोडक्शन कम है हमारे देश में?
ना। क्यों कम नहीं कह सकते? क्योंकि ये मोर देन 135 करोड़ पीपल को फूड अवेलेबल हो रहा है, तो प्रोडक्शन तो कम नहीं है। इसका मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं फूड ग्रेन्स में, तो इसका मतलब क्या प्रोडक्शन में कमी है? नो, ओवरऑल प्रोडक्शन में कमी नहीं है, पर अगर हम बात करें पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में कमी है। तो आप कहेंगे सर टोटल में कमी नहीं है, पर हेक्टेयर में कैसे कमी? जहां पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, उन जगहों पे जितनी प्रोडक्शन हो सकती है उतनी नहीं हो पा रही। समझ रहे पॉइंट क्या है इनके कहने का मतलब यहाँ पे? क्योंकि बच्चा वरना फिर बाद में कंफ्यूज होता है। वो क्या लिखा है? प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो आउटपुट है वो कम है। इट इज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया। ये इंडिया में बहुत कम है एज कंपेयर टू एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड। एज कंपेयर टू एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। लो प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। क्या लो प्रोडक्टिविटी आज भी शो करती है कि हमारा एग्रीकल्चर क्या है? बैकवर्ड है। और बैकवर्ड होने के रीजन वही होते हैं, या तो ओल्ड टेक्नोलॉजी या फिर लैक ऑफ फैसिलिटीज। हमारे को इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हम सब जानते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जितनी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो किसी काम में, उसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं एक बार। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन अ वर्क इज मच मोर देन द पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड। फुल स्टॉप। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्टिंक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इट रिफ्लेक्ट्स बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। कह रहे हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये इंडिया के एग्रीकल्चर का एक मेन फीचर है, डिस्टिंक्ट फीचर है, सबसे अलग है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड है और उसमें पॉवर्टी रहती है। क्योंकि जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो क्या होगा? जितना आप अर्न कर रहे हैं वो ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा। समझना, एक जगह पे 5 लोगों की जरूरत है, आपने 10 लगा दिए। 5 लोगों की जरूरत में अगर आप मान लो 50,000 कमा रहे थे, 5 लोगों की जरूरत में जो प्रोडक्शन हो रही है 50,000 कमा रहे थे, वो 5 को मिलते 10,000। अब आपने लगा दिए वहां 10। अब वो इनकम तो 50,000 ही होने वाली है, क्योंकि डिस्गाइज का मतलब क्या? ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इनकम 50 ही होगी। वो कितनों में बढ़ेगी? 10 जनों में। जो 10-10 हजार मिलने थे वो सबके हाथ में क्या आएंगे? 5-5 हजार, जिससे क्या होता है? बैकवर्ड और पॉवर्टी जनरेट होती है। क्लियर हो गई बात? थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस अपॉन रेनफॉल। बताओ ये हमारे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आज भी होगी या नहीं होगी? एक बार हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, इसमें बताएंगे मुझे? लो प्रोडक्टिविटी। बेटा जिन बच्चों ने, यस 1 मिनट, जिन बच्चों ने पहले चैप्टर का टेस्ट दिया उन्हें ये पॉइंट बहुत जल्दी याद होंगे। दूसरा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा डिपेंडेंस अपॉन। बताओ हमारा एग्रीकल्चर आज भी रेनफॉल पे डिपेंडेंट है या नहीं है? गुड रेनफॉल इम्प्लाइज गुड आउटपुट एंड पुअर मींस पुअर आउटपुट। पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। कह रहे इंडियन एग्रीकल्चर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। गुड रेनफॉल इम्प्लाइज गुड आउटपुट, पुअर रेनफॉल इम्प्लाइज पुअर आउटपुट। कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोसेस इज नॉट स्टेबल। कह रहे हमारे यहाँ रेगुलर ग्रोथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी टॉपिक को बीच में रोकने का एक रीजन है कि अब आप लोगों को समझ आना बंद हो गया है कि बस भैया थ्योरी ज्यादा हो गई। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।